आपने ना जो रिक्शा में अनाउंस करने के लिए, बाकियों में तो सब बैठते ही हैं आदमी, आपने जो इस बार बड़ा अच्छा आइडिया किया है कि एक नया बच्चा बिठा दिया रिक्शा में, प्यारी भाषा में बड़े प्यारे शब्दों में बोलता है, वोट मांगता है। बुजुर्ग और महिलाएं गाड़ी रोक के मुझे जब एक लाइन ये कहती हैं कि आप धन्य हो, आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया, मेरी आंखों में पानी आ जाता है। मेरे लिए शायद उससे बड़ा कोई मोमेंट होता नहीं। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है ग्राउंड के ऊपर, और प्रशासन की तरफ से ऐसा हो कि बच्चे कोई छोटा मोटा अपना धंधा करके कमा सकें। दूध दही का खाना, देसा में देश हरियाणा, मतलब संपन्नता से जोड़ा जाता था जो हमारे प्रदेश को। आज वहाँ इतना बुरा हाल है, बेरोजगारी में दिन दिहाड़े गोलियां चल जाती हैं, फिरौतियाँ मांग ली जाती हैं। ये सब आंकड़े बोलते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। राजनीति में कभी आने की नहीं सोची? जी नहीं, मुझे राजनीति में कोई आने की कभी खास इच्छा हुई नहीं। दीपेंद्र के बारे में जो शराफत है वो तो घर से ही आई है। और मैं ये मानती हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसको अच्छे संस्कार मिले हैं। जी, दीपेंद्र की वाइफ है, वो भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं। क्या वो भी कभी राजनीति में कभी ऐसा कोई डिस्कस नहीं होता? नहीं हुआ, एक दो बार, उसे अभी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग और अभी मैं बैठा हूँ आशा हुड्डा मैडम के पास। लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में सब पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, मैडम भी कैंपेनिंग कर रही हैं। लेकिन जो एक अलग बात मुझे पिछले कई दिनों से जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैडम सिर्फ काम की बात करते हैं, जैसे जॉब्स की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं और डायरेक्ट वोट मांगने के लिए नहीं कहते। वोटर्स को कहते हैं कि आप असली मुद्दों पे आइए, सोचिए, निर्णय लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप वोट कीजिए। मैडम आपका स्वागत है। मैडम आप इतना अच्छा हिंदी में बातचीत करते हैं, हरियाणवी बोल लेते हैं, हमने पंजाबी भी बोलते हुए आपको देखा है। आप राजनीति में कभी आने की नहीं सोची? जी नहीं, मुझे राजनीति में कोई आने की कभी खास इच्छा हुई नहीं। बल्कि आप ये सुन के हैरान भी होंगे कि शायद शादी से पहले तो मुझे राजनीतिक जीवन से बहुत परहेज सा था। लेकिन शादी जब हुई, मैं ब्याही आई तो हुड्डा साहब भी केवल वकील ही थे, राजनीति में तो थे नहीं। अच्छा, इट वाज वे बैक इन वी गॉट मैरिड इन 1976 जी। तो वो उस टाइम खाली वकील थे। तो अपने चैम्बर जो अपना है, हाँ जी, उनका रोहतक में प्रैक्टिस करते थे और धीरे धीरे वो सक्रिय हुए और उनका राजनीति में क्योंकि शुरू से रुझान था, उन्होंने राजनीति शुरू की। और मैं तो जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं हुए तो मैं बहुत ज़्यादा बल्कि घर से बाहर योगदान नहीं देती थी, क्योंकि मेरा ये मानना था कि उस टाइम पे मेरी प्राइम ड्यूटी थी कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकूं, उनको अच्छा इंसान बना सकूं। एक गृहिणी अगर एक दो अच्छे सिटीज़न घर में बना देती है, जिनको अच्छी वैल्यूज़ दे पाती है, अच्छी शिक्षा दे पाती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। मैडम एक और उपलब्धि आपकी, सिर्फ आप नहीं, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी कहा दीपेंद्र के बारे में भी, लड़का बहुत ही नेक है, शरीफ है। और इवन कि कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड में जाते हैं, कि भाई वोट तो हम शायद अभी सोचेंगे, लेकिन दीपेंद्र जैसा कैंडिडेट कोई नहीं, इतना शरीफ लड़का। तो ये दीपेंद्र के बारे में जो शराफत है वो तो घर से ही आई है। जी, मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहती हूँ कि मेरे बच्चों में इतने अच्छे संस्कार हैं। उसका श्रेय मैं अकेली नहीं, सारे परिवार को देती हूँ, उसके दादा दादी को और माता पिता को। पर हाँ, इतना ज़रूर मैं, आप इसको थोड़ी सी वो कह लीजिए कि माँ होने के नाते थोड़ा सा ज़्यादा श्रेय ले लेती हूँ कि और मैं ये मानती हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है और कि उसको अच्छे संस्कार मिले हैं जी। और ये ठीक आप कह रहे हैं कि वोट कोई दे ना दे, लेकिन आज कोई उसके मतलब वो कमी नहीं ढूंढ पाता है, दीपेंद्र के अंदर कोई कमी नहीं ढूंढ पाता जी। और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। और जब मेरी जगह जगह कहीं मैं जाती हूँ और कोई बुजुर्ग और महिलाएं गाड़ी रोक के मुझे जब एक लाइन ये कहती हैं कि आप धन्य हो, आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया, मेरी आंखों में पानी आ जाता है। मेरे लिए शायद उससे बड़ा कोई मोमेंट होता नहीं। बहुत से लोग जो जी क्रिटिक्स होते हैं, उनका काम होता है क्रिटिसाइज़ करना। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा था इसलिए इलेक्शन जीता। तो जब दीपेंद्र पहला इलेक्शन जीते थे तो वो 1-1.5 लाख के आसपास से, उससे कुछ ऊपर वोटों से जीते थे 2005 में। जी, 2005 में। ठीक बात है, उसका राजनीतिक पहला इलेक्शन था और अमेरिका थे उस समय? जी, अमेरिका से आए थे और पहला इलेक्शन था। लेकिन तब
हमने घर में जब बात की, मैंने भी उसको यही कहा था, मैंने कहा कि बेटा ये वोट दीपेंद्र को आज नहीं मिली, तुम्हारी अभी अपनी पहचान कम है, ये वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को मिली हैं, शायद ऐसा मानो। उसने ये बात दिल पे ले ली और उसने इतनी मेहनत की 2005 से लेके 2009 तक, और उसके बाद भी लगातार कर रहा है कि 2009 में जब वो लगभग 4 लाख वोट से जीता, तब उसने मुझे ये कहा कि अब ये जो बढ़ा है मार्जिन, ये तो मेरी पहचान होगी ना। 2009 का जी, 2009 में उसका इलेक्शन का मार्जिन शायद लगभग 4 लाख के आसपास था। तो पहले से 2 गुना बल्कि लगभग 3 गुना हो गया था। तब उसने कहा कि अब मैंने अपनी मेहनत से अपनी भी पहचान बना ली है। लेकिन उससे भी बड़ी विक्ट्री हम 2014 को मानते हैं, जब पूरे देश में मोदी वेव चल रही थी और बड़े बड़े दिग्गज हार गए। उस समय दीपेंद्र वन जी फ्रॉम रोहतक लोकसभा जी, और पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही सीट आई थी, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही कांग्रेस की सीट आई थी। जी। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई दीपेंद्र के बारे में, लेकिन राजनीतिक परिवार का हिस्सा होने के नाते हरदम अच्छा टाइम तो नहीं रहता। कई बार आप विपक्ष में भी होते हैं और कई बार मतलब बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आपने कहा। तो ऐसे टफ टाइम में कैसे, क्योंकि संभालते कैसे हैं? कोई ना कोई, अब घर में तो अच्छा खाना दे करके, अच्छी बातें करके, अच्छे म्यूज़िक दे करके, अच्छी किताबें पढ़ करके एक घर को, माहौल को बैलेंस रखना होता है। बड़ी बड़ी क्रूशियल जिम्मेदारी होती है महिलाओं की। जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ, भाग्यशाली हूँ इस चीज़ में कि हुड्डा साहब का भी और हुड्डा साहब के पिताजी का स्वभाव भी ऐसा रहा कि उन्होंने कभी भी जीत में बहुत ज़्यादा खुशी या अहंकार नहीं किया और हार में कभी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हुए। बल्कि आप ये सुन के हैरान हो कि हुड्डा साहब जब पहला असेंबली का इलेक्शन हारे, उनका पहला इलेक्शन था, हार गए। तो जैसे स्वाभाविक तौर पे होता है, माता हमारी सास भी, उनकी मदर भी थोड़ी उदास थी और हम भी चुप बैठे थे। तो मेरे ससुर ने अंदर आके कहा कि सब लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? तो हमारी सास ने अपना ठेठ हरियाणवी में जवाब दिया, आपने जनो बेराए को नहीं, मेरा बेटा हार गया तो उदासी की बात तो है। तो बाबूजी ने ये जवाब दिया कि आज ये हारा है ना, तो अब ये राजनीति के लिए परिपक्व हो जाएगा, क्योंकि जो हारना नहीं सीखेगा वो जीत का आनंद नहीं ले पाएगा। तो ये हारा है तो ये ज़िंदगी के हर संघर्ष के लिए तैयार हो जाएगा। तो शायद वही सीख हुड्डा साहब में और फिर बाद में दीपेंद्र को हम दे पाए कि कभी भी हारने में ज़्यादा निराश नहीं होना और जीतने का कभी भी बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं करना। तो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन दीपेंद्र की शुरू से ही थी या 2005 में मौका लगा उसके बाद आए? अरे आप पूछिए मत, राजनीति में उसकी इंक्लिनेशन बहुत बचपन से थी। अच्छा। और मैंने प्रयास किया उसको कि भी उसकी शिक्षा पूरी होने तक वो राजनीति से दूर रहे। ये मेरा बहुत ज़बरदस्त प्रयास था। वो शायद उस समय 6th क्लास में था जब हुड्डा साहब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन अच्छा, पार्लियामेंट का, जो चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। 91 की बात होगी। 91 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी देवीलाल, और पार्लियामेंट की पहली टिकट मिली थी हुड्डा साहब जी। तो वो ज़माना था, कोई इतना बड़ा टेक्निकल इलेक्शन नहीं होता था। रिक्शा में अनाउंसमेंट होती थी और वो सब ऐसे सादे तरीके से लड़े जाते थे इलेक्शन। बीच इलेक्शन में मुझे किसी महिला ने आके कहा कि आपने ना जो रिक्शा में अनाउंस करने के लिए, बाकियों में तो सब बैठते ही हैं आदमी, आपने जो इस बार बड़ा अच्छा आइडिया किया है कि एक नया बच्चा बिठा दिया रिक्शा में। अच्छा। छोटा सा बच्चा बैठा है, बड़े प्यारी भाषा में, बड़े प्यारे शब्दों में बोलता है, वोट मांगता है। तो मुझे मालूम नहीं था। फिर मैं ऐसी बात चलती हुई किसी से पूछा, मैंने कहा कौन बच्चा, कौन है ऐसे करके। तो पता लगा, उन्होंने कहा जी बच्चा तो कोई भी नहीं है। फिर मेरे कहने के बाद वो सब छानबीन शुरू हुई तो पता लगा कि दीपेंद्र स्कूल से आके अपना होमवर्क करके और अपना बस्ता रख के और बाहर निकल जाता था, कि जो उसका खेलने का समय था। और उस समय वो किसी ना किसी रिक्शा वाले को ये कह देता था कि भैया आप सुबह से अनाउंसमेंट कर रहे हो, अब लाओ आप 1 घंटे के लिए मुझे दे दो, आप चुप हो जाओ, मैं करता हूँ। वो अनाउंसमेंट करता घूमता था। तो मुझे लगा कि अगर ये अभी से इतना राजनीति में दिलचस्पी लेगा तो शायद शिक्षा अच्छी तरह नहीं ग्रहण करेगा। और मेरा ये मानना है कि अच्छा राजनीति व्यक्ति बनने के लिए भी पूरी शिक्षा का होना भी ज़रूरी है, तभी उनका विजन बड़ा होता है।
तो उसका फ़ायदा हुआ ना, IIM आया, IIT आए, आप ये देखिए हेल्थ पे कितना पैसा लगा। जी जो हमारा सुपवा इंस्टीट्यूट है, दादा लक्ष्मीचंद है, जी। ये ऑस्ट्रेलिया से स्पेशल लेके आए। जी अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया तो समझ ही नहीं आता जी। कि वहाँ भी ऐसा आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की क्रिएटिव कोर्सेज भी हो सकते जी, हैं। उसको जुनून था। वो जब पढ़ने के लिए बाहर भी चला गया, जब जॉब भी बाहर करता था, एक जुनून के तौर पे वो हुड्डा साहब को, जो भी पहले चिट्ठी का ज़माना था, फिर फ़ोन का ज़माना आया, हमेशा ये कहता था वहाँ ये हो सकता है, वहाँ ये हो सकता है। उसका विजन था, वो ये मानता था कि जब कहीं भी डेवलपमेंट हो सकती है तो हमारे हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती, मेरे रोहतक में क्यों नहीं हो सकती। तो अच्छा है, अच्छा रहा कि उसका विजन, और वो भगवान ने ऐसा मौका दिया कि हुड्डा साहब को सारा संसाधन मिले, चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी मिली, और वो सब दोनों चीज़ें मिलके ये विकास जी, हुआ। जब हुड्डा साहब फील्ड में होते हैं, दीपेंद्र फील्ड में होता है, पूरा पूरा दिन, रात को 12-1 बजे आते हैं, तो उनका खाने में एक्चुअली कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो तो आपसे दूर होते हैं? बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो उनको खुद ही रखना पड़ता है। बाकी इतना ज़रूर है कि कोशिश करते हैं कि अगर दिन में जाते हैं तो लंच कम से कम पैक करके दे दे, एक टाइम का खाना तो घर का हो जाए। बाकी करते हैं, चल जाता है काम। नहीं देते नहीं। बाकी लोग तो बहुत मोह करते हैं, बल्कि कई बार ज़्यादा ही खिला देते हैं। वो दूध के गिलास गांव में जाएंगे जी जी जी, कोई चूरमा लेके आ रहा है, कोई हलवा खिला रहा है, कुछ। हाँ जी, तो कई बार मना करने के लिए बड़ा नहीं, वो उसको अभी तक भी देसी खाना बहुत पसंद है, खुश होकर खाता है। लेकिन वो लिमिट भी तो होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ज़रूर हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है, जब वो दिन भर घूमते हैं तो इसमें तभी मैं कई बार ये बात कहती हूँ कि सबको दीपेंद्र की मेहनत और त्याग दिखता है, लेकिन जो दीपेंद्र की पत्नी और उसका बच्चा त्याग कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिखता। एक पत्नी के लिए अगर पति हर रोज़ रात को लेट आता है, और एक बच्चे के लिए जिसका पिता रोज़ लेट आता है और समय नहीं दे पाता, तो उनका भी तो बीच में इसमें योगदान है कि उनको उसके बावजूद वो घर में, देखिए हर पत्नी चाहती है मेरा पति मेरे साथ समय बिताए, बिल्कुल सही बात। और वो नहीं बिता पाता। फिर भी अगर पत्नी अच्छे तरीके से उस चीज़ से एडजस्ट कर रही है अपने आप को, तो मैं उनका दोनों का भी इसमें योगदान मानती हूँ और उनका त्याग मानती हूँ। दीपेंद्र की वाइफ है, वो भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, क्या वो भी कभी राजनीति में, कभी ऐसा कोई डिस्कस नहीं होता? नहीं हुआ, 1-2 बार। उसे अभी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति से, हालांकि उसकी खुद की बड़ी बहन भी राजनीति में है। हाँ, एंड शी इज ऑल्सो। परिवार उनका, जैसे हुड्डा साहब का, आप लोगों का परिवार है, वहाँ मिर्दा परिवार का बड़ा नाम है। जी जी, और उनके दादा और हुड्डा साहब के दादा पंडित नेहरू के टाइम के पॉलिटिशियंस हैं। जब वो ब्याही आई और जब वो पहली बार रोहतक आई, तो जब ऐसे कमरे में आई तो उसने वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई देखी, जिसमें पंडित नेहरू और उसके दादा और दीपेंद्र के दादा तीनों खड़े थे, और सरदार प्रताप सिंह कह रहे, उनकी चारों की एक फ़ोटो फ्रेम की हुई बाबूजी के कमरे में लगी हुई थी। वो देखी और देखती रह गई। वहाँ हंस के बोली, चलो मेरे दादाजी यहाँ भी मेरे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की होंगी। अच्छा मैडम, फाइनली अब तो टिकट अनाउंस हो जाएंगी, तो जब अनाउंसमेंट की बात है, रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र जी ने बहुत बार कहा है कि भाई फाइनली मेरा ही नाम होगा। हुड्डा साहब ने भी कहा है कि दीपेंद्र इज़ गोइंग टू कंटेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है कि हुड्डा परिवार से होगा, अगर इफ़ नॉट दीपेंद्र, तो ये कंफर्म है कि ओनली दीपेंद्र ही? नहीं, अप्लाई, उसने टिकट ही सिर्फ उसने मांगी है, हमने किसी ने टिकट मांगी नहीं, तो हम कैसे कोई नहीं कंटेस्ट करेगा। दीपेंद्र इज गोइंग टू कंटेस्ट? हाँ जी, उसी ने टिकट का अपना, जो हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के लिए फॉर्म भरा जाता है, वो अकेले दीपेंद्र ने ही भरा है, तो दीपेंद्र ही। अच्छा, और इतनी सारी डेवलपमेंट की हमने बातें की, जो सरकार में है उस समय विपक्ष में थे, जैसे बीजेपी हो गई, अब बीजेपी है, तो कई बार खर्ची पर्ची जैसी बातें करते हैं कि भाई, और अब भी कई बार टारगेट करते हैं, तो इन चीज़ों को कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, मेरा तो एक स्पष्ट मानना है, 10 साल हो गए हरियाणा में भी और ऊपर भी सरकार इनकी आए हुए, बहुत एलिगेशन लगाए, केसेस भी चला रखे हैं, आज तक किसी को हुड्डा साहब के खिलाफ कोई एक भी सबूत नहीं मिला। आप सब सोच सकते हैं कि अगर कोई सबूत मिलता तो वो अभी तक हुड्डा साहब या दीपेंद्र को जेल में नहीं डाले होते। आप देख रहे हैं जो हो रहा है, जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में जा सकते हैं, तो हुड्डा साहब तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला सबूत, या सबूत के नियर अबाउट भी कुछ नहीं मिला। एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, जो अपनी ज़बान से माइक पे खर्ची पर्ची कहते हैं, अगर उनकी सरकार के जिस दिन राज खुलेंगे,
जो उनके राज में छोटे छोटे कामों के लिए सूटकेस दिए जाते हैं, और तो और जो कौशल निगम तक में नौकरी लगने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ऐसे गरीब लोग आके यहाँ बता के जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, एलिगेशन हम तभी लगाएं जब हम उसको सिद्ध कर सकें। लेकिन बड़ा आसान होता है माइक लेके किसी को भी कह देना कि इन्होंने ये किया है। मैं खुला चैलेंज देती हूँ कि कोई एलिगेशन मिले तो दिखाएं, उसका प्रूफ दिखाएं, वरना जनता को बहलाना बहकाना बंद करें। जनता बहकावे में आई, बहुत दिन आई, इसीलिए राज को बदला था, किसी उम्मीद के साथ बदला था राज को। लेकिन आज आप देख रहे हैं, नतीजा सामने है, हरियाणा कितना पिछड़ गया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।